नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भली भांति जानते हैं कि मोदी सरकार 3.0 का बजट प्रस्तुत हो चुका है और वित्त मंत्री मैडम निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया है। कुल मिलाकर मध्यम वर्गीय की अगर बात करें तो एक राहत उनको मिली है, चाहे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन की अगर बात करें, टैक्स स्लैब में बदलाव आया है और जो कई महत्वपूर्ण केंद्र बिंदुओं को लेकर इस बजट को वित्त मंत्री ने पेश किया है। कितने महत्वपूर्ण ये केंद्र बिंदु और खासकर आने वाले समय में विकसित भारत की अगर बात करें तो किस प्रकार इसको ट्रांसलेट किया जाएगा, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और ऐसे में मैडम निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर का भी बजट पेश किया है। कितना महत्वाकांक्षी ये बजट है और किस प्रकार जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक नई राह दिखा पाएगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं श्री राहुल सहाय जी, जो चेयरमैन है पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और उसके अलावा आप फॉरवर्ड चेयरमैन रह चुके हैं सीआईआई के। राहुल जी, स्वागत है आपका। राहुल जी, सबसे पहले आपसे मैं स्पष्ट शब्दों में जानना चाहूँगा कि जो बजट अभी प्रस्तुत किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, किस नज़रिए से आप इस केंद्रीय बजट को देखते हैं? विवेक जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ वेरी होलिस्टिक बजट, और जो एक आइडिया विकसित भारत का है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नेंस, कल्चरल प्रिजर्वेशन, ये उस पर आधारित है बजट। विकसित भारत का जो आइडिया है उसको आगे लेते जाते हुए इस बजट में एलोकेशंस की गई हैं और प्रोजेक्शंस दी गई हैं। बहुत ही हॉलिस्टिक है, अवेलेबल रिसोर्सेज को बड़े अच्छे से उन्होंने यूटिलाइज़ किया है और हमें बड़ी उम्मीद है कि जो पेन पॉइंट्स हैं हर एरिया के, उसको ये पूरा सफलतापूर्वक उसको ये आगे लेके जाएगा। राहुल जी, खासकर अगर हम जो पैरामीटर्स हैं, स्किल इंडिया की बात किसमें की गई है, एग्रीकल्चर की बात की गई है, स्टार्टअप्स की बात की गई है, युवाओं की बात की गई है, तो कितना प्रभाव, खासकर अगर जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, सेक्टर्स को एड्रेस करने का प्रयास किया है, आप इन द कैपेसिटी ऑफ चेयरमैन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज देख रहे हैं? देखिए विवेक जी, पहले तो जैसे मैंने आपसे कहा, नेशनल बजट बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इसको प्रेजेंट किया और आगे लेके गए हैं। मैं जे के हवाले संदर्भ में बात करना चाहूँगा ज़्यादा, जो कि बहुत ज़रूरी है अभी। देखिए, जम्मू कश्मीर में अगर हम स्पेसिफिकली जम्मू की बात करें, जम्मू में आज की डेट में दरबार मूव नहीं रहा। माता वैष्णो देवी के पिलग्रिम जो हैं वो ट्रेन के माध्यम से आगे जाने की तैयारी में हैं। बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें, चैलेंजेस जो हैं वो जम्मू खित्ते को आगे आने वाली थी। मुझे लगता है इसको फोरकास्ट करते हुए गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रियल इंसेंटिव स्कीम दी है वो कहीं ना कहीं इसकी भरपाई करने के लिए दी है। इस बजट में इन चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ढंग से हो। जैसे हम अगर देखें तो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के लिए 410 करोड़ का प्रावधान रखा गया कि इंडस्ट्रियल एस्टेट बने और यहाँ पे जो इंडस्ट्री नई स्कीम के तहत आ रही है वो अच्छे से फ्लरिश हो और लग जाए। फिर इंडस्ट्रियल इंसेंटिव फॉर लोकल इंडस्ट्री, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, उसमें 48 करोड़ का प्रावधान रखा गया। उनके जीएसटी रिफंड के लिए 450 करोड़ का प्रावधान रखा गया। तो जो 48 करोड़ से इंडस्ट्रियल इंसेंटिव, वो तो मैं मानता हूँ थोड़ा बढ़ना चाहिए था, क्योंकि उसमें काफ़ी ऐसे इंसेंटिव हैं जो नहीं मिल पा रहे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को। बट जीएसटी रिफंड है या बाकी जो स्टेट के प्रोविजंस रखे हैं वो इसी नज़रिए से रखे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। जो गैप हम देख रहे हैं, पीछे जो चेंजेस हुए हैं, उससे ये गैप कैसे पूरे हों, हमारा यूथ कैसे इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो, कैसे वो स्किल हो, कैसे वो यहाँ जॉब देखे, उस पर आधारित है। और अगर हम बाकी बात करें JNK के प्रावधानों की जो रखे गए हैं, जिसको हम एलोकेशंस कहते हैं फॉर द ईयर 2024 एंड 25, हॉर्टिकल्चर के लिए 60 करोड़ का प्रावधान है। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 961 करोड़ का प्रावधान है। ट्रेड प्रमोशन, जिसको जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन देखेगा, उसके लिए 15 करोड़ का प्रावधान है। एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लिए 200 करोड़ का प्रावधान है। कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है और कनेक्टिविटी के लिए 3983 करोड़ का प्रावधान है। इक्विटी फॉर न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स
776 करोड़ का प्रावधान है। जल जीवन मिशन के लिए 1714 करोड़ का प्रावधान है। फ्लड मैनेजमेंट के लिए 390 करोड़ का प्रावधान है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 445 करोड़ और सीवरेज मैनेजमेंट के लिए 222 करोड़, न्यू टाउनशिप्स 70 करोड़ और डल डेवलपमेंट के लिए 80, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए 1430 करोड़ का प्रावधान है। ट्राइबल वेलफेयर के लिए 70 करोड़ का प्रावधान है। रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स उसके लिए 1068 करोड़ का प्रावधान है। जो हमारा समग्र शिक्षा अभियान 1645 करोड़ का प्रावधान है और क्वालिटी एजुकेशन के लिए 30 करोड़ का प्रावधान है। हायर एजुकेशन के लिए 475 करोड़ का प्रावधान है। ये सारी चीज़ें हैं और ऐसे और भी बड़ी लंबी लिस्ट है, बट जो हाइलाइट्स हैं इसकी, जैसे फिल्म पॉलिसी एंड पब्लिसिटी के लिए 90 करोड़ का प्रावधान है। न्यू डेस्टिनेशंस फॉर टूरिज्म उसके लिए प्रावधान यहाँ रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो हमारे गैप्स पीछे रहे हैं, जिन चीज़ों को हम कहते हैं हमको आगे देखना है, तो नई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनानी है, इंडस्ट्री के साथ यूथ को जोड़ना है, इंडस्ट्री के साथ हमारे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को जोड़ना है कि वो कैसे इसका फ़ायदा ले पाए। राहुल जी, जिस तरह आपने सभी सेक्टर्स का यहाँ पर तफसील से बात की है, कुल मिलाकर अगर जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें, 42,277.74 करोड़ रुपए का ये बजट कल मैम निर्मला सीतारमण ने पेश किया। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो लोगों का रिएक्शंस भी हैं कि इट्स ए नॉमिनल इंक्रीज ऑफ ओनली 1.2%, लेकिन डिफरेंट सेक्टर्स को एड्रेस करने का प्रयास किया है। स्पेसिफिक तौर पे मैं, क्योंकि आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप चेयरमैन हैं PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, जो मुश्किलात इस वक्त इंडस्ट्रीज़ फेस कर रही है, बेशक स्टार्टअप्स का यहाँ पर एक इकोसिस्टम भी फ्लोट हो चुका है जिससे युवाओं को एक बेहतर रोज़गार और रोज़गार क्रिएट करने के अवसर मिलेंगे, क्या कहेंगे उसके बारे में? इंडस्ट्री में दो पहलू हैं। एक है द न्यू अपकमिंग इंडस्ट्री, जो उसके लिए तो जो पैकेज है 28,000 करोड़ का, वो ऑलमोस्ट ख़त्म है जी। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चल रही है। इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जो हैं वो इन प्रोसेस हैं बनने के। उसी के प्रावधान में जो ये इन्होंने 400 करोड़ रखा है कि वो इंडस्ट्रियल एस्टेट बने और सबको लैंड मिले और वो नई इंडस्ट्री यहाँ पर आके लगे। दूसरा पहलू इंडस्ट्री का है एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री जी। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में दिक्कत है, हमने भी बहुत बार ये उठाया और हर बार गुहार लगा रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको अगर सेम उसी दर पे अगर पैकेज ना मिला जो इंडस्ट्री यहाँ बाहर से आ रही है, जो नई लग रही है इसको कहेंगे, तो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री का सर्वाइवल मुश्किल है। तो उसमें जो एक और पहलू है कि जो उनको एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स पहले प्रॉमिस किए गए थे, उसमें से भी कुछ बजटरी कर्टेलमेंट किए गए। जैसे टर्नओवर इंसेंटिव था, उसमें पूरा उनको पैसा नहीं मिला। हालांकि हमें बड़ी उम्मीद है कि ये सब चीज़ें नोटिस में है एडमिनिस्ट्रेशन के और ये जल्दी से जल्दी इस पे काम हो जाएगा। तो ये दिक्कतें इंडस्ट्री को यहाँ पर हैं, जिसको मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी जल्दी एड्रेस करेगी। एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आपने हॉर्टिकल्चर की बात की, जो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी है। और हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम HADP की बात की, उसमें भी बजट के लिए अमाउंट एयरमार्क किया हुआ है। और इसके साथ साथ पिछले कुछ समय से अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के कुछ USP प्रोडक्ट्स हैं जिनकी GI टैगिंग भी की गई है। कितना फ़ायदा खासकर इस तरह के इनिशिएटिव से, और उसको अगर कोलैबोरेट किया जाए मार्केट लिंकेज प्रोग्राम से, तो अर्थव्यवस्था में और खासकर इंडस्ट्री में कितना बदलाव आ सकता है? विवेक जी, मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आपने किया है। जो प्रावधान यहाँ किए गए हैं, जो स्कीम्स हैं, वो बहुत ही शानदार स्कीम्स हैं। सिर्फ ज़रूरत है अवेयरनेस की, कि हम अवेयरनेस कितनी करें, कितने लोग इसका फ़ायदा ले पाएँ। काफ़ी स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें ट्रैक्टर तक फ्री दिए जा रहे हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको, जैसे आपने GI टैगिंग की बात की, उसको प्रोपेगेट किया जा रहा है। अब बात है आगे आने की, जैसे हम लेवेंडर, जिसको हम पर्पल रेवोल्यूशन कह रहे हैं, हमारे पीर पंजाल एरियाज़ में वो सब आया है। अरोमा मिशन है। सो ये सारी चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है यहाँ कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, जिस पे हम लोगों का भी रोल बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस में आएँ,
लोग पार्टिसिपेट करें। मैं तो इसको ये भी कहता हूँ कि हर ट्रेडिशनल बिजनेस वाला आज नई लाइन ढूंढ रहा है। ये ऐसी लाइंस हैं जिसमें आपको आना चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम और जितना प्रावधान अभी दिया गया है कभी नहीं दिया था, तो एग्रीकल्चर में जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है उनको आना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए और इन स्कीमों के साथ जुड़ना चाहिए। इसके साथ अगर एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स की अगर बात करें, उस कड़ी में पिछले कुछ सालों से जम्मू कश्मीर के एक जो इकोसिस्टम है खासकर स्टार्टअप में, उसमें एक बदलाव देखने को मिल रहा है। आज जम्मू कश्मीर के युवा नई सक्सेस की कहानियां भी लिख रहे हैं और इस बजट से जो तस्वीरें, जो सेक्टर्स सामने आ रहे हैं, वहाँ पर भी इन बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एज चेयरमैन ऑफ PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, उन युवाओं से आपकी भी इंटरेक्शन होती रहती है। तो कितना बदलाव एक मानसिकता में, क्योंकि पहले ये हुआ करता था कि सरकारी नौकरी ही एकमात्र उद्देश्य था, आज प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप की बात यहाँ पर निकल के आई है। पूरे भारतवर्ष में इसको एक मंथन किया जा रहा है और एक दिशा दी जा रही है, क्या कहेंगे? देखें, ये जो बदलाव है ये ज़रूरी भी था, और जो स्टार्टअप, खासकर स्टार्टअप इन एग्रीकल्चर, एग्रीटेक स्टार्टअप जिसको हम कहते हैं, वो काफ़ी रुझान है लोगों का उस तरफ। और ड्रोन बेस्ड फार्मिंग, ड्रोन बेस्ड जो हमारी कल्टीवेटिंग, ये सब जो है ये आकर्षित करता है नए यूथ को कि वो इस तरफ आके दें। मैं काफ़ी ऐसे यूथ जानता हूँ जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स इस लाइन में शुरू किए हैं जिसमें वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ उनकी लिंकेज की ज़रूरत है और एक वर्ड ऑफ माउथ की ज़रूरत। जो कर रहा है वो आगे आके बाकियों को बताए कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, आप ये कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि स्टार्टअप्स आर लुकिंग एट दिस एरिया वेरी वेरी एग्रेसिवली। एक महत्वपूर्ण पहलू की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। बिजली की अगर बात करें, जिसका जो इंडस्ट्री भी उस पर डिपेंड कर रही है, और खासकर इस बजट में कुछ प्रावधान भी खासकर रखे गए हैं, कितना फ़ायदा जम्मू कश्मीर की आवाम को, खासकर इंडस्ट्री को, क्योंकि पावर एक बड़ा इशू हमेशा रहता है। देखिए विवेक जी, पावर की प्लानिंग तो बहुत ज़रूरी है। एक तरफ हमारी नई इंडस्ट्री आ रही है और उसकी जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बन रही हैं वहाँ पर पावर टाइमली पहुँचना और रेजिडेंशियल फीडर को इंडस्ट्रियल फीडर से दूर रखना, ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। हमने भी रिप्रेजेंटेशंस दी हैं कि घाटी जैसे एरिया में जहाँ आपने 320 मेगावाट प्रॉमिस किया था, अभी 160 मेगावाट ही आया है और बाकी आए, ताकि इंडस्ट्री जो नई लग रही है उसका कॉन्फिडेंस बना रहे और वो ये देखे कि पावर की प्लानिंग भी उसी पेस में चल रही है जिस पेस में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ एस्टेट्स एंड अदर इंसेंटिव्स। इसके साथ मैं एक राहुल जी एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, खासकर जम्मू कश्मीर की अगर परिदृश्य की बात करें, पिछले कुछ समय से जो लगातार यहाँ पर सामान्य हालत नज़र आ रहे हैं। लोकसभा के इलेक्शन भी यहाँ संपूर्ण तौर पे सफलतापूर्ण संपन्न हुए हैं। सितंबर में ये भी माना जा रहा है कि उससे पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे। लेकिन जिस तरह के अभी कुछ इंसिडेंट्स जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू संभाग में हो रहे हैं, क्या जो निवेशक हैं, खासकर हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत जो लोग आना चाहते हैं, क्या उनके कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं शेक तो नहीं करेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता नहीं है। ये चीज़ें तो बहुत देर से जम्मू कश्मीर में होती रही हैं एंड हमारे जो निवेशक हैं, टचवुड, अभी तक ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि वो इससे प्रभावित हो, और वो हमारी जो प्रशासन और पुलिस इंश्योर कर रही है कि ये चीज़ें जो हैं वो कर्ब हों और हम पीस मेंटेन कर पाएँ यहाँ पर, जिसके बहुत हद तक चांसेस बड़े ब्राइट हैं, क्योंकि बड़ी प्लानिंग से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इस पे काम कर रही है। हालांकि जो आपने बात कही, माना के बॉर्डर एरियाज़ के पास हैं ये एरियाज़, बट ये इक्का दुक्का इंसिडेंट मुझे नहीं लगता कि हमारे इंडस्ट्री को या हमारे जो अपकमिंग इन्वेस्टमेंट है उसको कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहे हैं। इस बजट के आने से पहले क्या जो जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हम चीफ सेक्रेटरी की अगर बात करें, क्योंकि प्री बजट मीटिंग भी होती है, और उस मीटिंग में जो मंथन किया गया, क्या इस बजट में वो रिफ्लेक्ट हो पाया? इसमें विवेक जी मैं एक चीज़ कहूँगा, आफ्टर GST जो प्री बजट डिस्कशंस हैं वो हमारे JNK में नहीं हो रही हैं,
जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा है कि होनी चाहिए, जी। हम उसको प्री बजट डिस्कशन ना कहें, क्योंकि अब जितने भी डिसीजंस है वो जीएसटी काउंसिल में चले गए हैं। तो पहले क्या होता था कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठ के डिस्कशंस करके कुछ चेंजेस कर लेते थे, बट अब जीएसटी काउंसिल में चीज़ें जाती हैं। बट अभी भी फाइनेंस सेक्रेटरी साहब या हमारे जितने कमिश्नर हैं एक्साइज के या जीएसटी के, वो बैठ के लोगों की बात सुन के अपनी रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल को दे सकते हैं। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि डिस्कशंस हो, और जब संवाद होगा तो तभी जाके उन चीज़ों का हल निकलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्शन में मदद कर सकती हैं, कुछ सजेशन ऐसी भी आती हैं। तो अभी तक तो ये डिस्कशन नहीं हुई हैं, बट वी हैव रिक्वेस्टेड कि ये डिस्कशन शुरू हो जल्दी। राहुल जी, बिल्कुल अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो कौन से एरियाज़ हैं जिन पर और फोकस करने की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट और हम जब विकसित भारत की बात करते हैं तो उसका प्रभाव जम्मू कश्मीर में भी नज़र आए। देखिए, जम्मू कश्मीर में अगर हम होलिस्टिकली बात करें तो जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्लानिंग की है। हमें भी एज सिविल सोसाइटी, एज ऑर्गेनाइजेशंस उस आइडिया का साथ देना चाहिए, जिसमें संवाद ही बहुत ज़रूरी है कि सरकार बैठे, हमारे साथ बात करे, हमारी बात सुने कि साहब बताइए कहाँ कहाँ हम रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। कुछ सजेशंस हैं जो हम दे सकते हैं, जैसे बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। काफ़ी एरियाज़ के लीज डीड के इश्यूज़ नहीं सॉल्व हो रहे हैं, काफ़ी एरियाज़ की ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ पेंडिंग है, गैर मुमकिन खर्ड के डिसीजन पेंडिंग हैं, बड़ी छोटी छोटी लैंड में प्रॉब्लम्स पेंडिंग है, जिससे जब खरीद फरोख्त लैंड की होती है या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो वो रेवेन्यू जनरेशन है। कई एरियाज़ में स्वच्छ भारत का काम पेंडिंग है, वो भी एक रेवेन्यू जनरेशन है। तो ऐसे जब संवाद होगा, बैठेंगे, सजेशंस निकल के आएंगे, मुझे लगता है इस एरिया पे काम करना चाहिए हर एक को मिलके कि कैसे जम्मू कश्मीर का डेफिसिट जो अपनी कमाई है वो उतनी हो जितना उसका खर्चा है, और कैसे हम जो जम्मू कश्मीर का सिटीज़न है उसकी पर कैपिटा इनकम को बढ़ा सकते हैं, जिसमें ओवरऑल आइडिया तो सेंटर ने दिया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट को जम्मू में लाना है, कश्मीर में तो आ ही रहा है, और जो एरियाज़ हमारे कमज़ोर हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना है। मुझे लगता है कि उन्हीं एरियाज़ पे काम होना चाहिए, और जो हमारा साथ है ऑर्गेनाइजेशंस का वो पॉजिटिवली उस पर जाए। हाँ, डिस्कशन ज़रूरी है, रेगुलर इंटरेक्शंस विद एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द की टू मूव फॉरवर्ड। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता ये केंद्रीय बजट है, और जम्मू कश्मीर का बजट भी यही दर्शा रहा है, और कई सेक्टर्स को एड्रेस करने का प्रयास किया गया है। आप सबसे महत्वपूर्ण बात की किस प्रकार ग्रास रूट लेवल तक ये स्कीम्स या फिर सेक्टर्स को आवंटन किया जाएगा, और उसके बाद जम्मू कश्मीर ओवरऑल किस प्रकार भारत के साथ कदम से कदम मिला के बढ़ता जाएगा और विकसित भारत की मिसाल यहाँ पर पेश की जाएगी। राहुल जी, आप हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए आए, महत्वपूर्ण जानकारी खासकर जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।